डेफिनेटली आ सकती है, क्योंकि जब हमने 3 वेव में देखा, फर्स्ट वेव काफ़ी तर एजेड व्यक्तियों में आई थी, सेकंड वेव काफ़ी तक यंग व्यक्तियों में आई थी, और थर्ड वेव में शायद बच्चों में आ सकती है। इसलिए माना जा रहा है कि अभी बड़ों में वैक्सीनेशन हो गया है, जो एजेड व्यक्ति है, जो सेकंड यंगस्टर्स है जो 18 to 45 के, उसमें भी वैक्सीन हो गया है। अभी तक बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं आई है, तो शायद आ सकती है बच्चों में, ऐसा माना जा रहा है। बट स्टिल सर्टेन फैक्टर है, जैसे कि बच्चों में कितना ओवर क्राउडिंग होता है, वो कहीं बाहर घूमने जा रहे कि नहीं जा रहे, माँ बाप उनको लेके जा रहे कि नहीं जा रहे, स्कूलिंग में कितना ओवर क्राउडिंग हो रहा है, प्लस बच्चों में वैक्सीनेशन कब अवेलेबल होगी और कौन सा वेरिएंट आएगा, प्लस बच्चे की इम्यूनिटी क्या है, और साथ में एडल्ट में वैक्सीनेशन कितना हुआ है, या तो जो बच्चे जहाँ पर एक्सपोज हो रहे उसकी फैमिलीज में और बाहर तक कितना वैक्सीनेशन हुआ, ये सारे 5-6 फैक्टर है। इसके हिसाब से बच्चों में थर्ड वेव आएगी कि नहीं वो मान सकते हैं। डेफिनेटली बच्चों में अगर माना जाए कि थर्ड वेव को अवॉइड करना है, तो 3-4 चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। सबसे पहले माँ बाप को या उसके फैमिली मेंबर को समझना पड़ेगा कि बच्चों में डायरेक्टली इन्फेक्शन नहीं होता है, जो आता है वो एडल्ट के थ्रू ही आ गया है। तो हमेशा जहाँ पर भी बड़े हैं वो थोड़ी सावधानी बरते, बाहर अननेसेसरी जाए नहीं, ना घूमने फिरने जाए, ना हिल स्टेशन पे, ना कोई ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें कहीं जाए जहाँ ओवर क्राउडिंग हो। सेकंड थिंग है कि जो ये चेन है वैक्सीनेशन, गवर्नमेंट ने इसीलिए बनाई है कि जो अपनी इन्फेक्शन की चेन है उसको ही तोड़ा जाए। तो एटलीस्ट उनके जो फैमिली मेंबर है, या तो मैक्सिमम एडल्ट या तो सारे के सारे एडल्ट एटलीस्ट वैक्सीनेशन ले ले, ताकि जो अपनी क्रॉस इन्फेक्शन की चेन है उसको हम अवॉइड कर पाए, ताकि बच्चों में इन्फेक्शन ना हो। थर्ड थिंग है, जो घर में एडल्ट रह रहे वो जब भी जॉब या बिजनेस से या कहीं काम से आते, सबसे पहले स्नान करे, नहा धो के कपड़े चेंज करे, फिर बच्चों के कांटेक्ट में आए, ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। और वैक्सीनेशन और हाइजीन का पर्टिकुलर ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड चीज है कि एसएमएस का स्ट्रिक्टली पालन करना पड़ेगा एडल्ट्स को, और अगर एडोलेसेंट बच्चे उनको भी, जिसमें एसएमएस मतलब कि सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन और मास्क एप्लीकेशन, अगर ये फॉलो करेंगे तो बच्चों में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। प्लस फोर्थ पॉइंट है कि बच्चों को जो इम्यूनिटी बूस्टर ऐसा खुराक देंगे, वो एक दिन की प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस, जिसमें बच्चों को विटामिन सी जिंक कंटेनिंग फूड है, जिसमें अपने आंवला वगैरह है, जो ऑरेंज जूस है वगैरह, लेमन जूस है वो दिया जाए, प्लस जिंक कंटेनिंग और ट्रेस एलिमेंट्स दिए जाए, तो बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट हो। या तो हाई प्रोटीन दिया जाए ताकि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़े, तो बच्चों में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि अगर स्कूल जिस तरह से चालू हो रही है, उसमें भी अगर गवर्नमेंट और स्कूल कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करे, जिसमें जो स्कूल बस के ड्राइवर्स है, उनके जो टीचर्स है, उनके जो काम करने वाले कर्मी है, उनको वैक्सीनेशन कंप्लीट किया जाए, और बच्चों में भी सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा फॉलो किया जाए, और जो एडोलेसेंट एज ग्रुप के बच्चे, जिसको 12 to 18 ईयर्स बोला जाते हैं, उसमें वैक्सीनेशन प्लस जब आ जाए तो वैक्सीनेशन, और प्लस उनमें मास्क एप्लीकेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन फॉलो किया जाए, तो बच्चों में हम इन्फेक्शन का खतरा थोड़ा कम कर सकते हैं। हम लोग को पहले समझना पड़ेगा कि वेरिएंट्स होते क्या है। वेरिएंट्स का मतलब है कि जो अपना वायरस उसका एक डीएनए होता है, और दूसरा पार्ट होता है कि डीएनए के ऊपर जो सरफेस होती है, तो डीएनए ऑलमोस्ट सेम होता है। वेरिएंट्स होना मतलब कि डीएनए सेम होता है, उसका जो बंधारण होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, बट बाहर के जो सरफेस प्रोटीन होते हैं, जो बॉडी में जाके चिपकते हैं और अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर होते हैं, उसमें चेंजेस होते हैं, इसको वेरिएंट बोला जाता है। जैसे पहले अल्फा आया, फिर बीटा आया, फिर थेल्टा आया, फिर गामा आया, फिर डेल्टा आया, फिर डेल्टा प्लस आया, अभी लैम्बडा आया, लैम्बडा प्लस भी आ रहा है। तो डेफिनेटली जब भी वेरिएंट्स चेंज होता है, उसकी एनर्जी और ताकत बढ़ती जाती है, तो डेफिनेटली उसमें जितने चेंजेस होते जाएंगे, वो वायरस भी खुद सर्वाइव करने का ट्राई करता है। तो जब जब भी चेंजेस होता है, तो उसका पेनिट्रेशन पावर चेंज होता है, तो डेफिनेटली उसके लिए स्टडी का सब्जेक्ट बनता है कि वो बच्चों में इफेक्ट कर पाएगा कि नहीं। पर स्टिल अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं पे भी लापरवाही नहीं बर्दाश्त कर सकते कि नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं और वो बच्चों में, एडल्ट्स में एंट्री करने के चांसेस कर सकते हैं या तो इन्फेक्ट कर सकते हैं। सी नॉर्मली ट्रीटमेंट के ऑप्शंस में या तो एडल्ट होते हैं या तो बच्चे होते हैं, और कुछ कुछ न्यूबॉर्न्स होते हैं। अभी एक चीज समझनी पड़ेगी कि एडल्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ और मैन पावर डिफरेंट होता है, और बच्चों का मैन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टाफ थोड़ा डिफरेंट होता है। एडल्ट में अगर एडल्ट बीमार है, उसको अकेले को हॉस्पिटलाइज करके आप मैनेज कर सकते हो, उसको समझा सकते हो, उसको सिक लेवल पे मैनेज कर सकते हो। बट बच्चों में क्या है, जो बच्चे लेस देन 10 ईयर के, वो अकेले नहीं रह पाते, उनको माँ बाप के साथ अलाउड करना पड़ता है, ताकि बट उसमें क्रॉस इन्फेक्शन का डर रहता है। दूसरी चीज है कि बच्चों में कोई भी प्रोसीजर करनी, जैसे उसकी सुई डालनी हो, उसके सैंपल्स लेने हो, तो वो कोऑपरेट जरा भी नहीं करता। उसके लिए ट्रेन मैन पावर, ट्रेन डॉक्टर्स, ट्रेन स्टाफ चाहिए। और तीसरी चीज है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है,
तो बच्चों के जो वेंटिलेटर्स है या सपोर्ट सिस्टम है या उसकी सलाइन देने की प्रक्रिया है, एंटीबायोटिक देने की प्रक्रिया, उसमें डाइल्यूशन करके देना पड़ता है। तो उसके लिए थोड़े से इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होते हैं। तो उसके लिए भी अपने को गवर्नमेंट को, डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर थर्ड वेव आती है तो अपन उसको आराम से मैनेज कर पाए। फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में थोड़ा सा वो डिफिकल्ट है पीडियाट्रिक और न्यूबॉर्न का इंफ्रास्ट्रक्चर, बट जिस तरह से एक थॉट प्रोसेस मानी गई कि थर्ड वेव शायद आ सकती है और बच्चों में या न्यूबॉर्न में ज़्यादा आ सकती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट और ऑफिसर्स काफ़ी एक्टिव है लास्ट 3-4 मंथ से। और आई थिंक जब तक हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है तब तक काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, काफ़ी तक ट्रेन मैन पावर, डॉक्टर्स और स्टाफ ट्रेन किए गए। अगर आती है तो अपन उसको आराम से मुश्किलें बिना सामना कर सकते हैं। तो आई थिंक हमारी ओर से हमको ऐसा लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट और डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ प्रोबेबली प्रिपेयर्ड है, अगर आती है तो मैनेज कर वो डिसीज प्रोसेस का थर्ड वेव को इजीली मैनेज कर पाए। कोई भी जब स्टडी होती है, या तो वेरिएंट्स की स्टडी होती है, वैक्सीनेशन की स्टडी होती है, तो ऑलमोस्ट जब रिलीज होती है उसको 3 to 5 years या 7 years लगते हैं। बट कोरोना ऐसा कंडीशन था, एकदम पैंडेमिक की तरह आ गया, पूरे दुनिया में फैला हुआ था, किसी के पास कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तब एक वैक्सीनेशन, एक अपना फॉर्च्यूनर, या तो ऐसा बोल सकते एक वेव किरण की तरह बाहर आया कि जहां अपने को एक ऑप्शन मिला कि कहीं ना कहीं किसी को बचा रहा है तो वैक्सीन अवेलेबल कर सकते हैं और उसको दे सकते हैं। और देखा गया है जैसे फर्स्ट वेव में जो इफेक्ट हुए वो लोग एजेड थे और उनको ज्यादा इन्फेक्शन हुआ, या तो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले तो उनको इन्फेक्शन हुआ, और काफी लोगों की दुखद अवसान हुई। बट जब फर्स्ट वेव खत्म हुई उसके बाद काफी एजेड वैक्सीनेट हो गए, कोरोना वॉरियर्स जो डॉक्टर बोले जाते या पैरामेडिकल तक, वो उसको वैक्सीनेशन दिया गया। और जब सेकंड वेव आई तो देखा गया कि जिसको वैक्सीनेशन मिली थी तो उसमें काफी एडमिशन का, जिसको सेकंड टाइम भी इन्फेक्शन हुआ इवन वैक्सीनेशन के बाद भी, पर उनमें एडमिशन रेट, सीवियरिटी रेट, सिम्टम्स काफी कम था। तो पूरी दुनिया ने मान लिया कि अगर किसी को पैंडेमिक से बचाना है तो वैक्सीनेशन एक ही उपचार है। तो थोड़ा उसका जो डेटा है, जो स्टडी है, वो हरीली पब्लिश करना पड़ा। डेफिनेटली सारे डेटा को डेफिनेटली स्टडी करने में टाइम लगेगा 3 to 5 years, बट स्टिल कहीं ना कहीं अपने को कोई पैंडेमिक सिचुएशन में, क्राइसिस में बचने के लिए थोड़ा स्टडी को साइड में रखते हुए, बेसिक डेटा पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वैक्सीनेशन अभी शायद बच्चों में भी दिसंबर या जनवरी में शायद अवेलेबल हो जाएगा। कनाडा, यूएस में तो स्टार्ट हो भी गया है, तो शायद बच्चों को भी ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सतत 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।